नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी जो खोज कैसे हुई थी, इसका नामकरण कैसे रखा गया था, इसकी विशेषता क्या क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम इस शहर को कैसे बनाया गया था और इस शहर इसमें जितने भी नगर थे उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी, सारी चीज़ों को हम आज डीपली में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की, कि उनके शहर कैसे थे। तो उनके जो शहर थे, सभी शहरों को बहुत ही विशेष तरीके से बनाया गया था। इसमें दो शहर बनाए गए थे। ठीक है, एक जो शहर बनाया गया था वह था पूर्वी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला जो था वह नीचे था। ठीक है, उसके बाद में एक था पश्चिमी टीला। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के हर शहर को दो भागों में अलग अलग विभाजित किया गया था। जो पूर्वी टीला था यह काफ़ी बड़ा था और पश्चिमी टीला जो था वो काफ़ी छोटा था। यह है ऊंचाई, ये इसकी मतलब ये नीचे था और ये जो पश्चिमी टीला जो था वह क्या था, ऊपर था। यहाँ पर आम लोग निवास करते थे। पूर्वी टीले में जो सामान्य नागरिक होते थे वो निवास करते थे और यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे, मतलब जो वीआईपी लोग होते थे। तो दोस्तों, हर शहर को इस प्रकार से बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जो पश्चिमी टीला था, अधिकतर जो नगर थे उनमें क्या था, ये जो पश्चिमी टीला था यह चारों ओर से पक्की दीवारों से क्या था, सुरक्षित था। इसके चारों ओर एक पक्की ईंटों की दीवार से यह सुरक्षित था, लेकिन ये वाला जो पूर्वी टीला था यह चारों ओर से सुरक्षित नहीं था। तो इनमें विशेषकर ये अंतर है। अब इसके बाद में बात करते हैं इनके शहर की। ये तो हमने बता दिया आपको कि इस प्रकार के दो शहर थे, लेकिन शहर कैसे बने हुए थे, इनकी क्या क्या विशेषता थी, उसके बारे में आज हम देखते हैं आगे। जो सिंधु घाटी के जो शहर थे वह इस प्रकार से उनको बनाया गया था। लगभग सारे के सारे जो घर थे वह जो शहर थे उनको इस प्रकार से बनाया गया था। उनकी मुख्य विशेषता ये थी कि उनके हर शहर में एक मुख्य सड़क होती थी, जिसे राजपथ या आज के समय में अगर हम देखें तो उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। तो उस समय ये जो मुख्य सड़क बनाई गई थी जिसे राजपथ बोलते थे, वह 10 मीटर चौड़ी बनाई गई थी। ठीक है ना, ये 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। फिर इससे सारी जो अन्य सड़कें होती थी वह इनको क्या करती थी, 90 डिग्री के कोण पर सबको काटती थी। अब देख लो दोस्तों, ये सब जो भी दिख रही है आपको, सारी की सारी जो सड़कें हैं 90 डिग्री के एंगल पर सड़क को क्या कर रही है, काट रही है। इसकी एक मुख्य विशेषता ये भी थी। इसके बाद में अगर हम बात करें घरों की, तो जैसे ये घर हुआ, तो ये इनके जो घर के जो दरवाजे होते थे वह ये जो अन्य सड़क होती थी इस पर नहीं खुलते थे, बल्कि ये यहाँ पर जो गली गई हुई है ना, उसमें इन घरों के सारे जितने भी घर थे सबके सब कहाँ पर खुलते थे, अन्य सड़कों पर। मतलब ये गलियों में क्या करते थे, इनके दरवाजे खुलते थे। अब अगर बात करें, एक लोथल एकमात्र एक ऐसा शहर था जो एकमात्र लोथल ऐसा शहर था जिसके दरवाजे गलियों में न खुलकर कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क, मतलब ये जो सड़क होती थी ना, यहाँ पर लोथल के दरवाजे यहाँ पर खुलते थे। बाकी सारे के जितने भी शहर हमको मिले हैं, लगभग 1400-1500, सारे के सारे दरवाजे कहाँ पर खुलते थे, जो गलियों हैं वहाँ पर खुलते थे। ठीक है, ये हो गया शहर के डिजाइन। जिस प्रकार से इधर घर बने हुए थे उस प्रकार से शहर, जो हर घर इधर भी बने हुए थे। अब बात करते हैं इनके घरों की। ये तो हो गया शहर। अब इनके घर किस प्रकार से बने हुए थे उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो इनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बने हुए थे, उनको घर को जब खुदाई के बाद उनके पता किया गया, तो उनके जो घर, तो जो गली से हम जब अंदर घुसते थे, जो मुख्य सड़क यहाँ से निकलती थी और जो गलियों में उनके दरवाजे थे, जैसे हम दरवाजे से उनके घर में एंटर करते थे तो सबसे पहले एक 8 फीट ऊंची दीवार सामने आती थी। वह लगभग प्राइवेसी के लिए यूज़ करते थे कि डायरेक्ट अगर यहाँ से कोई अंदर घुसे तो उन्हें कुछ दिखे नहीं। जब हम यहाँ से लेकर के इधर से एंटर होते थे, जब हमको अंदर जो घर का पूरा स्ट्रक्चर दिखता था, उसमें हम देखते थे कि दीवार के जस्ट पीछे एक बड़ा सा आंगन होता था, मतलब वो काफ़ी नीचा होता था। उसके बाद में उसी आंगन में एक इस कोने पे
कुआं और उसी के बाजू से स्नानागार और उसके नीचे किचन। इस प्रकार से ये 3 चीज़ यहाँ पर हर घरों में पाई गई है। और ये स्नानागार और किचन से नालियाँ निकली हुई थी, जो नालियाँ दोनों के दोनों आकर के गली की जो मुख्य नाली होती थी उसमें आकर के ये मुख्य सड़क वाली नाली से होकर के शहर से बाहर हो जाती थी। तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऊपर कमरे होते थे और यहाँ पर कुछ सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ये जो घर थे ये 2 मंजिला या 3 मंजिला भी हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसकी जो प्रमुख विशेषता ये नगरीकरण, और नगरीकरण के साथ साथ क्या था, जल निकास के लिए ये सभ्यता बहुत ही विकसित हुई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं हड़प्पा जो सभ्यता थे उनके जो अलग अलग शहरों की, मतलब कौन कौन से शहर में कौन कौन सी विशेषता थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उनके बारे में हम अब देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। मतलब जो हड़प्पा नगर जो सबसे पहले खोजा गया था, जिसे दयाराम साहनी ने, जिनको बोलते हैं DR साहनी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा था, जो कि 1921 में खोजा गया था। और यह रावी नदी के बाएं ओर स्थित है। ठीक है ना, रावी नदी के बाएं ओर स्थित हड़प्पा नगर जो 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ये कुछ 4 चीज़ें आपको याद करनी है। इसके साथ साथ इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। इसमें जो हमें देखने को मिला, सबसे पहला जो मिला है वो है एक श्रृंगी पशु। आजकल हम देखते हैं सभी जगह जितने भी पशु है लगभग सभी के 2 सिंग होते हैं, लेकिन यह जो पशु था इसका सिर्फ 1 सिंग था और वह भी माथे के बीच से निकला हुआ था। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली व्यवस्था क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि भाई एक श्रृंगी पशु किस नगर से मिला था, तो हड़प्पा नगर से हमें क्या मिला था, एक श्रृंगी पशु मिला था। इसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अन्नागार मिला था, जिसे वेयर हाउस, आज के समय में हम वेयर हाउस कहते थे। वहाँ पर उसमें बहुत सारा जो अन्न का भंडारण करके रखते थे, ताकि आगे आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत होती है तो उस अन्न का यूज़ कर सके, इसलिए यहाँ पर अन्नागार मिला। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक कब्रिस्तान मिला, जहाँ कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर अब समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई कब्रिस्तान हमें किस नगर से मिला, तो कब्रिस्तान हमको हड़प्पा से मिला। इसके बाद तो दोस्तों ये हुई हड़प्पा की विशेषता है। अब बात कर लेते हैं हम मोहनजोदड़ो की। यह सब जितने भी हमें नगर मिले इनमें सबसे बड़ा जो नगर है मोहनजोदड़ो, और कहा जाता है कि यह उस समय की राजधानी भी होगा, शायद ऐसा कहते हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो की विशेषता की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। इसकी खोज उन्होंने राखलदास बनर्जी मतलब RD बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के दाएं ओर स्थित है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा शहर है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में यह है कि यहाँ पर हमें सबसे बड़ा स्नानागार मिला। ठीक है ना, स्नानागार जिसकी लंबाई 11 फीट है और चौड़ाई 7 फीट और गहराई जो है 2.43 फीट गहरा है। यह बहुत ही मतलब इसको एक अजूबे के रूप में माना जाता है। जैसे आज के समय में 8 अजूबे है, उसी प्रकार से यह जो स्नानागार है इसको भी एक अजूबा के रूप में माना जाता था। अब इसके बाद में अगली बात करें तो यहाँ पर एक विशाल अन्नागार भी मिला, जैसे हमें हड़प्पा में मिला वहाँ पर ही, वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक अन्नागार मिला। इसके बाद में हमें उसके बाद में हमें जो अगला जो है वह एक पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। पशुपतिनाथ की एक मोहर होती थी जो शायद किसी पर वो लगाकर उसकी पहचान बताया करते थे। जो पशुपतिनाथ की जो मोहर थी उसके चारों ओर जानवर थे, जिसमें चीता, इसके बाद में तो यहाँ पर जो हमें पशुपतिनाथ की मोहर मिली है उसमें हमको 4 जानवर है, जिसमें हाथी, गेंडा, भैंसा और चीता, ये 4 जानवर है। पशुपतिनाथ जो शिव जिनको कहते हैं उनके चारों ओर ये चारों जानवर विराजमान है। इसके बाद में नीचे 2 हिरण भी विराजमान है। तो ये क्वेश्चन यही बन सकता है कि भाई पशुपतिनाथ की जो मोहर है वह हमें कहाँ से प्राप्त हुई, तो वह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो को एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मृतकों का टीला। इसके बाद में ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। मतलब यहाँ के लोग लिखना जानते थे और पढ़ना भी वे खुद ही जानते थे। उन्होंने क्या लिखा है वो हम उस चीज़ को हम नहीं पढ़ पाए हैं आज तक। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अब इसकी बात करें, इन्होंने जो लिखा था उसे हम इमोजी लिपि कहते हैं, यानी भाव चित्रात्मक लिपि। वह जो भी लिखते थे वह भाव के रूप में लिखती थी। कोई कुछ भी लिखना है तो हम जैसे एक्सप्रेशन देते हैं ना स्माइल का, उसी प्रकार से जो इनकी जो लिपि थी वह किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी।
अब अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में हमें कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब बात करते हैं अगले शहर की, जिसका नाम है चन्हूदड़ो। ठीक है ना, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में ही स्थित है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी खोज M.G. मजूमदार ने की थी। यह भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। इसकी खोज 1931 में की गई थी। ठीक है, अगर आगे की बात करें तो इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वह मिली है हमें एक मनके बनाने की कार्यशाला, फैक्ट्री, जहाँ पर मनके बनते थे। मनके मतलब मोती। ठीक है, ये मोती बनाने की कार्यशाला मिली यहाँ पर। इसके बाद में हमें सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, मतलब जहाँ ब्यूटी पार्लर के जो सामान होते थे वह भी यहाँ पर, इसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में ये जो शहर था चन्हूदड़ो, इसके दोनों नगर, पूर्वी टीला भी और पश्चिमी टीला भी, दोनों के दोनों पक्की ईंटों की दीवार से क्या थे, सुरक्षित थे। अब इसके बाद में अगर हम अगले शहर की बात करें तो अगला शहर कालीबंगा। ठीक है ना, कालीबंगा है ना काली रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। यहाँ से हमें जो इसकी जो खोज की थी बीबी लाल और थापर ने की थी। ये दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, यहाँ पर हमें जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। जैसे आज के समय में पक्की ईंट देखते हैं ना, तो उसके भी यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। मतलब यहाँ पर पक्की ईंटें भी बनाई जाती थी। अब अगले शहर की बात करें तो अगले शहर है हमारा रंगपुर। ठीक है ना, रंगपुर में हमें धान के भूसी और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। और यही दो चीज़ है अपने रंगपुर में इम्पोर्टेंट, यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य और धान की भूसी मिली थी और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। अब अगले शहर की बात करें तो वह है हमारा रोपड़। रोपड़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज की थी वह यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है पंजाब में। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है उसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। जब भी यहाँ पर खुदाई की गई तो जब कब्रिस्तान से जब खुदाई की गई तो उसमें देखा गया कि मानव के साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये साक्ष्य मिले। अब अगला शहर है, उसकी बात करते हैं लोथल। लोथल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइज है। यहाँ पर हमें बंदरगाह के साक्ष्य मिले क्योंकि यह गुजरात में स्थित है और गुजरात के तट पर है, इसलिए यहाँ पर हमें बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर हमें चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसके जो घर होते थे वह मुख्य सड़क में खुलते थे, गली में नहीं खुलते थे। तो ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट आप इनको ध्यान से रखना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।